चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लुईस स्ट्रक्चर्स। क्या पढ़ा था? लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर वाली प्रोसेस के अंदर ही हम अगला टॉपिक आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में कहा गया NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको सबसे पहले N1 निकालना पड़ेगा। N1 की वैल्यू निकालो। इसमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 7 या 5? बोलो जल्दी बोलो। नाइट्रोजन के कितने होंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। चलो लिख दिए मैंने 5। इसके कितने होंगे? 6 इंटू 3 और +1, तो कितना हुआ टोटल? ये 24 आ गया। N2 होता था 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। ऑल अदर एटम्स कितने? 4, 32। N3 होता था N2 माइनस N1, यानी कि 32 माइनस 24, कितना बचा? 8। और अगर मैं N3 डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 4 आएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अब N4 बताओ, क्या बताया था मैंने? N4 बताया था N1 माइनस N3। N1 कितना था? 24। N1 कितना था? 24। N3 कितना आया? 8। तो इसको माइनस करो, कितना आएगा? 24 माइनस 8, बोलो 16। और N4/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8, ये क्या आएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। अब मैं आपको जो भी स्ट्रक्चर्स बनानी होगी ना, वो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। क्या बोला मैंने? जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी वो मैं आपके लिए अब डायरेक्ट बनाता जाऊंगा। अब N1 N2 N3 की कैलकुलेशन में नहीं करने वाला आगे से, क्योंकि आप खुद कर सकते हैं अब ये, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के उसमें रेजोनेंस समझाऊंगा। रेजोनेंस के बाद जो सवाल पूछता है एग्जामिनर, वो सवाल आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने एक इसलिए वापस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया N1 N2 N3 से, ठीक। अब उसके बाद आप देखो N, सबसे पहले आपके अपन ने क्या पढ़ते थे? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। क्या पढ़ते थे? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन बनेगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 1 2 3। मैंने ऐसे लगाया, आप कैसे भी लगा सकते हैं। क्या बोला मैंने? आप कैसे भी लगा सकते हैं, मर्जी हो जैसे लगा देना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? NO3 3। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करो, यहाँ कितने आ रहे हैं? 4। तो मैंने क्या करा, ये 2 ऑक्सीजन से जोड़ दिया है, उसके बाद ये 1 ऑक्सीजन और ये भी 1 ऑक्सीजन से जुड़ा, 4 जोड़ दिया। उसके बाद अपन को निकालना पड़ता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे ये 5। 5 आने के बाद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4 2 6 2 8। तो शेयर्ड आएंगे 8/2। तो अनशेयर्ड कितने होंगे? 0। तो सॉल्व करोगे तो आपका आएगा +1, यानी कि आपका यहाँ पर फॉर्मल चार्ज आ गया 1। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर देते जाओ, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो फॉर्मल चार्ज 1 में निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं 6। शेयर्ड कितने हैं? यहाँ 2 और 2 4, तो यहाँ 4/2 आएगा। अनशेयर्ड भी 4 आएंगे। सॉल्व करो तो इस वाली पे तो 0 आ रहा है, तो यहाँ आपका 0 आएगा। अगला निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, ये वाली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। अनशेयर्ड कितने हैं? सॉरी, शेयर्ड कितने आ रहे हैं? 2। तो 2/2। अनशेयर्ड कितने बचे? 6। सॉल्व करो तो कितना आएगा? -1। इसमें निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3,
तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3 की बात करें तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने आएंगे 6, शेयर्ड आएंगे 2, अनशेयर्ड आएंगे 6, -1, तो यह आपका यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा -1, तो ये इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी NO3- की, तो ये NO3- की फाइनल स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक, क्लियर सबको? दोबारा देखो, NO3- था, इसका लुईस स्ट्रक्चर निकालना था। लुईस स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमने क्या करा, N1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 6 × 3 किया, नेगेटिव होता है तो एक जोड़ देते हैं 24। N2 वाला फॉर्मूला था 8 × ऑल अदर एटम्स, तो 8 × ऑल अदर एटम्स में अदर एटम कितने हैं 4, तो 8 × 4 किया तो 32 आ गया। N3 बताया था N2 - N1 करते हैं, तो N2 - N1 किया तो अपने पास आ गया ये 8, और इसको डिवाइड बाई 2 करने पर आता था आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये 8 कहलाता नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिर N4 होता था N1 - N3, N1 - N3 की बात करें अगर अपन, तो N1 - N3 यानी N1 हो गया 24 और N3 हो गया आपका 8, ये 8 सॉल्व किया तो 16 आ गया। अब 16 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो आता है नंबर ऑफ लोन पेयर, क्योंकि जो 16 आता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया N, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था N, ऑक्सीजन कितने थे 3, तो 1 2 3 ऑक्सीजन लिखे अपन ने। 3 ऑक्सीजन लिखने के बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ बॉन्ड देखे कितने थे 4, तो मैंने क्या करा, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, टोटल 4 हो गए। फिर मैंने निकाला फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन की निकालें अगर हम बात करें, तो फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन देखो आप, तो नाइट्रोजन के पास फॉर्मूला याद है V - S/2 - U, V मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस 5 होते हैं, S मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड देखो आप 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, डिवाइड बाई 2, 8 अगर शेयर्ड होते हैं तो अनशेयर्ड 0, क्योंकि मैंने कहा था अनशेयर्ड हमेशा निकालना हो तो 8 माइनस शेयर्ड करना, अनशेयर्ड निकालना हो तो क्या बोला था मैंने, बताओ 8 माइनस शेयर्ड करना, तो ये आपके 8 माइनस शेयर्ड कर दिया तो 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 अगर बात करें तो फिर से ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, अनशेयर्ड कितने हुए, शेयर्ड अगर 4 है तो अनशेयर्ड भी कितने हुए 4, तो डिवाइड बाई 2 आ गया, ये 0 आ गया। फॉर्मल चार्ज ऑन O2, ये रहा O2, अगर O2 की बात करें तो O2 की बात करने पर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, सॉरी ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो अनशेयर्ड कितने आएंगे 6, सॉल्व करेंगे तो -1। ऐसे कैसे, यहाँ देखो आप ऑक्सीजन के वैलेंस कितने 6, शेयर्ड कितने 2, अनशेयर्ड कितने होंगे अगर शेयर्ड 2 है तो 6, -1, तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर में सवाल कैसे कैसे पूछेगा वो देखना है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप N1 N2 N3 की कैलकुलेशन अब आप खुद कर लेंगे सब में। ठीक है, तो अभी NO3 का स्ट्रक्चर आया, अब इसमें सवाल कैसे कैसे बनेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें एक खास बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड अपन अभी पढ़ेंगे आगे, अभी मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय unequal sharing of electrons, it is formed by unequal sharing of electrons, it is formed by unequal sharing of electrons। ठीक है, यानी कि इस तरह के बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होगी, मतलब कोई एक एटम पूरे लोन पेयर देगा और दूसरा एटम लोन पेयर लेगा, मतलब इस तरह के बॉन्ड में एक एटम अपना लोन पेयर देता है और दूसरा एटम उस लोन पेयर को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लेता है, तो जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये एक ए एटम है,
ये ए एटम अपना एक लोन पेयर देगा किसको, बी को। ये बी ने लोन पेयर लिया, तो जब ये बी ने लोन पेयर लिया और इसने दिया तो एक बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से बताया जाता है। किससे, एक एरो से। ये एरो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे लुईस ने बोला लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो होता है लुईस एसिड। तो यानी कि यहां बोल सकते हैं हम कि ए अपना लोन पेयर दे रहा है तो ये लुईस बेस है, और बी अपना लोन पेयर ले रहा है, एक लोन पेयर ले रहा है तो ये बी लुईस एसिड है। अब आप किसी स्ट्रक्चर में अगर कोऑर्डिनेट को दिखाना है तो आप चाहें तो आप उस कोऑर्डिनेट को हटा के एक सिंपल बॉन्ड से बता सकते हैं, ऐसे। जब आप सिंपल से बताएंगे तो आप यहां पर क्या करेंगे, प्लस, और यहां क्या लगाएंगे, माइनस। यानी प्लस और माइनस भी लगा के आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बता सकते हैं। क्या बोला था, बराबर बताओ मैंने, प्लस और माइनस को लगा के भी आप कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। यानी कि इसने डोनेट किया होगा इसलिए प्लस आ रहा है, इसने एक्सेप्ट किया होगा तो माइनस आ रहा है। यहां पर भी आपसे पूछेगा वो लुईस कि क्या यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। देखो मैंने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ाया, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट का नाम बताया। हम अभी पढ़ेंगे, बॉन्ड होते हैं, सिग्मा होता है, पाई होता है, कोऑर्डिनेट होता है, डेल्टा होता है, फाई होता है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं ऐसे। तो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ इसके लिए बताया ताकि आप इस लुईस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट को ध्यान से देख सको, ठीक है। तो चलो बताओ क्या इसमें कोऑर्डिनेट है, हाँ एक कोऑर्डिनेट है। चाहे तो वो यहां लगा दो आप, चाहो तो आप यहां लगा दो, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें है। यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर और हो सकता है, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट और माइनस, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका। क्लियर, आया ना, दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर ज्यादा बन गया, ठीक है। यहां बना देते क्लियर। अब यहां देखो रेजोनेंस होगा नहीं होगा, अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में रेजोनेंस फिनोमिना। रेजोनेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये सिग्मा है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर आपका क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, इस जगह दिख गया तो इस जगह भी तो आ सकता है। तो अभी सिचुएशन यही हो सकती है कि ये इधर आ जाए, ये वापस इधर आ जाए, तो सिचुएशन ये हो सकती है, नहीं हो सकती। यहाँ देखो ये ओ और ये ओ। अब देखो यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस, तो ये आपका डबल बॉन्ड आ गया तीनों जगह। यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया, वहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज की बात करो, कितना नेगेटिव है, 2। अब आप सोचो 2 नेगेटिव 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, 2/3 और 2/3। आराम से समझो, 2 नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कितने ऑक्सीजन पर काउंट होंगे, टोटल 3 पर, क्योंकि नेगेटिव हर जगह हर ऑक्सीजन पे आ गया तीनों स्ट्रक्चर में। तो एक ऑक्सीजन पर कितना काउंट होगा, बस ये सोचो आप, एक ऑक्सीजन पे, तो एक ऑक्सीजन पे काउंट होगा, 3 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव है, तो एक पे 2/3 तो आया, तो -2/3 लगाया। अब एक सवाल ऐसा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने पर क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने पर आपको एक फॉर्मूला बताया था,
कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, कोई भी दो एटम सेलेक्ट कर लो, उन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो आप, 1 2 और ये 2, कितने हो गए? 4। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 4। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 1 2 3। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ गए? 3। तो कितना बचा ये? 1.33। दोबारा देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करो तो 1 2 और 2 4, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? 4। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हुई? 1 2 3, यानी कि 3। तो आप टोटल बॉन्ड देखोगे तो 1.33। अब देसी तरीके से समझे, आया ना? अगर आप इसको देसी तरीके से समझते हो तो देसी तरीके से समझने पर आपको क्या दिखाई देगा? देखो, एक पाई बॉन्ड, ऐसा नहीं लग रहा 3 जगह घुमा है? एक पाई बॉन्ड 3 जगह घुमा है। तो अगर एक पाई बॉन्ड 3 जगह घूमेगा तो एक जगह कितना आएगा? 0.33। तो इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.33 ऐड कर दो। एक सिग्मा बॉन्ड होगा तो 1 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये बताया था मैंने। एक सिग्मा बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, और ये पाई बॉन्ड का 0.33 और आया तो 0.33, तो ये आ गया 1.33। कितना आ गया ये? 1.33। कितना आ गया? 1.33। क्लियर? ऐसे सवाल पूछेगा। क्लियर सबको? नोट करो इसको। हो गया? चलो अब देखो सवाल कैसे कैसे आएंगे इसमें। सवाल आएगा, कंपेयर NO बॉन्ड लेंथ इन NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। अब आप फंस गए बेटा, NO2 माइनस और NO3 माइनस में कंपेयर करना है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना होता है जो कि हमेशा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टर्म होती है उससे देखते हैं। अब यहां पर तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती नहीं, कहां से लाएं? तो एक और चीज होती है जिससे हम देख सकते हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट, जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंपल बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेंथ कम होगी। क्लियर सबको? तो यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमें, दोबारा देखो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमें बॉन्ड लेंथ कम आएगा। अब याद करो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आया था 1.5, और अभी NO3 माइनस का अपन ने पढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर आया 1.33। इन दोनों में से देख के बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा? तो आप बोलोगे इसका ज्यादा आ रहा है कि इसका? इसका ज्यादा। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, ठीक है? इस तरह के सवाल को वो ऐसे नहीं करके ऐसे भी दे सकता है। डी मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, NO ऑफ NO2 माइनस
और DNO ऑफ NO3 माइनस। अब किसकी ज़्यादा? तो अभी बताया जैसे NO3 की ज़्यादा, तो NO3 की ज़्यादा। ऐसे सवाल आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। NO3 माइनस में सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है कि नहीं है? NO3 माइनस में सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। अगर NO3 माइनस में सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, NO3 माइनस में अगर सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब क्या निकला? NO3 माइनस की सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। NO2 माइनस में भी सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पहले O3 का डायग्राम बनाना है अब अपने को। तो सबसे पहले N1 निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 × 3, डायरेक्ट ही कर दूं मैं तो, 18। N2 निकालो, 3 × 8 × 3, 24। N3 निकाले, N2 माइनस N1 यानी कि 6 आ जाएगा। 6/2 करोगे 3, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 निकालो। N4 बताया था आपको क्या? N1 माइनस N3। N4 क्या है? N1 माइनस N3। अब N1 कितना है बताओ? 18। N3 कितना है? N3 कितना है? 6। कितना बचा? 12। तो लोन पेयर कितना आएगा? 12/2 करूंगा तो 6 आएगा। 6 मतलब क्या था? नंबर ऑफ लोन पेयर। अब आपको इसका O3 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो OO मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि लुइस ने कुछ नहीं कहा था। लुइस ने कहा था जैसे मर्जी हो वैसे बना दो। अब ऐसे बनाया तो मेरे पास कितने बॉन्ड आ रहे हैं टोटल? देखो 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है। लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 6। 2 3 4 5 6, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, 8 ये रहे। इसके पास भी देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास भी 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो आप लोन पेयर 6 है कि नहीं है? यस। 2 ये रहे, 2 4 2 6। ऐसा नहीं लग रहा? परफेक्ट स्ट्रक्चर है, कोई गड़बड़ नहीं है ओजोन के स्ट्रक्चर में। इसका नाम होता है ओजोन। ओजोन गैस जो पढ़ते हैं उसकी। लेकिन लुइस के हिसाब से ये स्ट्रक्चर गलत थी, ऐसे नहीं बना सकते आप। क्यों? अब ये भी आप आगे पढ़ोगे ऑर्गेनिक में। इसका नाम होता है 3 मेंबर्ड रिंग। इसको क्या कहते हैं? 3 मेंबर्ड रिंग। और ये 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है, दोबारा बोलना, ये 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग वाले कंपाउंड नहीं बनते, वो टूट जाते हैं। स्टेरिक स्ट्रेन जो होती है, मतलब ये भी सारी टर्म आपको नहीं आएगी, सॉरी टू से, बट आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेन बोलते हैं इसको, स्ट्रेन यानी तनाव। पास पास आ गई ये तो ठट टूट जाएंगे। तो इस तरह के मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं, धीरे धीरे हम आगे और पढ़ेंगे। तो आप जब ये बनाते तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ये स्ट्रक्चर बना लेते और कुछ बच्चे स्ट्रक्चर बना के सोचते कि ये तो सही है, क्या गलती है इसमें? तो गलती एक है कि 3 मेंबर्ड बन रही है, और 3 मेंबर्ड रिंग वाली स्ट्रक्चर लुइस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो नहीं बन सकती। अब क्या करें? तो ये बनाना पड़ेगा आपको, सिंपल। अब एक ऑक्सीजन के आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। एक के आगे क्या लगाना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड। अब क्या निकालना है इसका? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज सेंटर एटम का निकालें पहले तो। इसको 1 दे देता हूं, इसको 2, इसको 3। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6। शेयर्ड कितने आ रहे हैं? 2 2 4 2 6। अनशेयर्ड कितने आएंगे? 2। कैंसिल करो, 3, 1 आएगा। तो यानी कि इस पर तो चार्ज आएगा +1। फॉर्मल चार्ज ऑफ O2, अब ये O2 आ गया।
O2 के अंदर देखो शेयर्ड कितने हैं 4, वैलेंस कितने थे 6, कैंसिल करोगे 2 तो कितना आया 0। अगला देखो फॉर्मल चार्ज ऑफ O3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2, तो अनशेयर्ड कितने आएंगे 6, तो यहाँ कितना आएगा -1, तो यानी कि ये क्या आएगा -1। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगा, एक स्ट्रक्चर इसकी और आ गई। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, यहाँ कितना आएगा बोलो बोलो, हाफ, क्योंकि 1 - 2 जगह है, तो यहाँ आएगा हाफ, यहाँ भी आएगा हाफ, हाफ हाफ डेल्टा। ये इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अब आप इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखोगे तो दोनों ऑक्सीजन के अंदर जो है बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। इन दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 2, इनके बीच में कितने दिख रहे हैं 1, तो बॉन्ड कितने हुए 3, रेजोनेंस कितनी है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। और वैसे भी देसी में निकाल लेते, टोटल बॉन्ड कितने 3, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 2, 3/2, और देसी से निकाल लो, एक बॉन्ड ऑर्डर तो यही सही, ये बॉन्ड इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो एक जगह कितना आएगा आधा, तो 0.5 जोड़ दो एक में, तो 1.5 निकाल, लिखो इसको, अच्छा है, ओजोन है ये। हो गया, अब देखो कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ इन O2 एंड O3। अब देखो O2 की बात करते हैं तो आपके पास ये आता है O डबल बॉन्ड O, सबको पता है ओजोन ऑक्सीजन का, और ओजोन का अभी अभी अपन ने स्ट्रक्चर देखा ऐसा आया था, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, अगर ऑक्सीजन का तो 2 आएगा, इसका अभी अभी निकाला 1.5 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है बॉन्ड लेंथ क्या आएगी कम, तो किसकी ज़्यादा आएगी बॉन्ड लेंथ,
ओ ओ बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 और ओ ओ बॉन्ड लेंथ ऑफ O3। चलो सोचो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, तो इसकी कम आएगी, इसकी ज्यादा। ऐसे सवाल आएंगे तो कर देंगे ओजोन के। तो इस तरह से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके सवाल पूछेगा। ठीक है, अगला CO का स्ट्रक्चर बनाते हैं। N1 बताओ, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 14। N2 बताओ, 8 × 2 16। N3 बताओ 60, कितना है 8, क्या कर रहा हूं मैं, 8 × ऑल अदर एटम, हाँ 2 हो गए ना 16। अब बताओ, कार्बन के 6 नहीं होते यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ये आएगा। अब बताओ 16 - 12 कितना बचा? अगर मैं n3/2 करता हूं तो n3/2 यानी कि 4/2। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्या कर दिया मैंने? N1 होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 कहां से आ गई? यही शिट, दोबारा से समझे गड़बड़ क्या, मैं जल्दी में सब कुछ कचरा कर दिया। दोबारा सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होते हैं ना, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। N2 कितना आएगा? 8 × 2 16। N3 कितना आएगा? 16 - 10 यानी कि 6, और N3/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 क्या होंगे इसके? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब N4 की बात कर लो, N1 - N3, N1 कितना है? 10, N3 कितना है? N3 कहाँ गया? 6, कितना बचा? 4, तो 4/2 करेंगे तो N4/2 यानी 4/2 यानी कि 2 यानी कि क्या आ गया? नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर किसे कहते हैं समझते हो? 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के एक लोन पेयर बोला जाता है, हमेशा याद रखना। क्या बोला? 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक लोन पेयर बोला जाता है। दोबारा बोलो। अबे सो तो नहीं गए? एक तो मैंने इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूं तुम लोगों के लिए ताकि तुम्हें कोई डिटेल समझ में आ जाए अच्छे से, कभी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेलिंग में हर चीज चले। और पता लगा सर आज तो बोर हो गए, सर मजा ही नहीं आया, मजा के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरा डिटेल बता रहा हूँ एक एक चीज। हाँ, पता लगा साला फीडबैक खराब कर दो। सुन लिया? चलो इधर देखो, तो यहां पर आ गया 2 नंबर ऑफ लोन पेयर। अब कार्बन और ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड है, 2 लिख दिए। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ रहे थे यहाँ पे? 3 बॉन्ड, तो 3 डंडे तो खींचने ही पड़ेंगे। फॉर्मल चार्ज निकाल लो। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताए थे? 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हुए? 2 2 4 तो 6, 6/2 यानी अनशेयर्ड कितने? 2। चलो बताओ, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? यहाँ -1, यहाँ तो माइनस आ गया। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैलकुलेट करो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, अनशेयर्ड कितने हुए? 2। सॉल्व करो कितना आया? +1, यहाँ प्लस आ गया, ये CO बन गया। अब जब ये CO बना तो इसकी एक स्ट्रक्चर और हो सकती है, प्लस और माइनस हटा करके आप क्या लगा सकते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी ये लोन पेयर दे रहा है तो ये क्या आ जाएगा? लुईस बेस। ये ले रहा है तो क्या हो गया? लुईस एसिड। ऐसे भी पूछ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड। कितने कोऑर्डिनेट? 1 कोऑर्डिनेट। लुईस बेस कौन है? ऑक्सीजन। लुईस एसिड कौन है? कार्बन। ये स्ट्रक्चर आ गया CO का। अब यहाँ पर है ना एक चीज और पूछी जाएगी आपसे, तो मैं उसको यहाँ बताता हूँ जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिटा दो इसको, देखना आप जरा। अगर कभी भी एटम्स के बीच में एक ऐसे डंडा, एक ही डंडा हो, ये
तो इसको बोलते हैं बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में भी एक नाम होता है इसका, सिग्मा बॉन्ड। अगर ये अकेला हो तो इस अकेले को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड और साथ हो, मतलब एक साथ दो बॉन्ड हो, तो ये कंफर्म होता है कि इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। अगर इसके साथ एक बॉन्ड और आ जाए तो ये कंफर्म हो गया कि एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, वन सिग्मा बॉन्ड। यहां क्या लिख सकते हैं, वन सिग्मा प्लस वन पाई बॉन्ड। यहां क्या लिखेंगे, वन सिग्मा प्लस टू पाई बॉन्ड। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सर समझ में नहीं आ रहा, मर गए सर, टेंशन हो रही है। अरे कुछ नहीं होता, दो एटम के बीच में एक डंडा होता है, उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे वीबीटी में, पूरा बताऊंगा कैसे बनता है, कैसे होता है, क्या होता है, कब बनेगा, किसमें बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, सब कुछ डिटेल। अगर दो डंडे एक साथ हो तो कन्फर्म है एक सिग्मा एक पाई होगा, ये भी पूरा बताऊंगा कन्फर्म। अभी सिर्फ आपको पिक्चर के ट्रेलर के अंदर जो हीरो हीरोइन उनके नाम बता रहे, कैरेक्टर्स पूरे नहीं बताए कि क्या कर रहा हूं पिक्चर में। तीन होंगे तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे पक्का, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चार बॉन्ड बहुत कम बनते हैं, किसी किसी में बनेंगे, वो आगे की डिटेलिंग है, वो अभी नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना, ये सब डाउट मत लाना। चार बनेंगे तो क्या कहेंगे, पांच बनेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि बनते हैं कि नहीं बनते, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा। यहां तक ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दो टाइप का होता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया उसमें हम बोल रहे हैं टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक होगा आपका सिग्मा कोऑर्डिनेट, एक होगा आपका पाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दो तरह का होगा, क्या बोला मैंने, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट, एक पाई कोऑर्डिनेट। अगर किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एरो एक अकेला दिख रहा है, देखो आप, ये अकेला दिख रहा है, तो अकेला 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 हो तो उसे सिग्मा कहते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ हो, जैसे अभी सीओ में बनाया अपन ने, किसी के साथ हो, किसी के साथ में ना, अकेला नहीं है ना ये सिग्मा, ये तो अकेला सिग्मा था, ये सिग्मा के साथ दो पाई भी हैं, यानी यहाँ पर ये सिग्मा के साथ ये कोऑर्डिनेट है, तो ये पाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यानी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी के साथ है तो वो पाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, कोऑर्डिनेट अकेला हो तो वो सिग्मा कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसको हटा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी बताया था, यहाँ प्लस माइनस, इसको भी हटा करके मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस। अब यहाँ सवाल पूछेगा वो आपसे कि सिग्मा पाई रेशो बताओ सीओ में, क्या बोल दिया उसने, किसमें सिग्मा और पाई का रेशो बताओ, क्या बोल दिया उसने कि सिग्मा और पाई का रेशो बताओ। तो इसमें सिग्मा कितना होगा 1, पाई कितना होगा इसमें 2, तो 1/2। ये पाई की तरह काउंट होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोबारा बोलो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई की तरह काउंट होगा, दोबारा बोलो, ये सिग्मा बॉन्ड पाई की तरह काउंट होगा, दोबारा बोलो, ये सिग्मा बॉन्ड पाई की तरह काउंट होगा, ये सिग्मा बॉन्ड पाई की तरह काउंट होगा, तो ये 1/2 आएगा इसमें। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, नोट करो इसको फटाफट। अब आप ये मत सोचना है क्या है क्या, अभी इसको आराम से पढ़ो, धीरे धीरे वीबीटी में समझ में आएगा अच्छे से। क्या बोला मैंने, वीबीटी में और आ जाएगा डिटेल।
क्लियर? ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से समझ में आया, सिग्मा बॉन्ड समझ में आया, पाई समझ में आया, सिर्फ देखना, अभी समझाया नहीं है, वीबीटी में समझाएंगे। पाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये समझ जाएंगे। इस तरह के सवाल पूछा जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लुईस की बात चल रही थी, तो लुईस ने स्ट्रक्चर बनाए थे, तो लुईस ने ही कोई चीज़ बताई, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, वो है हाइपोवेलेंट। ये भी लुईस के अंदर ही आएगा। हाइपोवेलेंट क्या होता है? हाइपोवेलेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हाइपो, हाइपो का मतलब कमी, और एक और होगा हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होगा? ज्यादा। तो यानी हाइपो ऐसे होंगे जिनका सेंट्रल एटम होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, और हाइपर ऐसा होगा जिसमें सेंट्रल एटम जो होगा उसके 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे उसके पास। तो दो तरह के कंपाउंड होंगे हमारे पास, एक हाइपोवेलेंट, एक हाइपरवेलेंट। तो लिखो हाइपोवेलेंट, नोट करो। molecule in which central atom has less than 8 electrons. Molecule in which central atom has less than 8 electrons. Molecule in which central atom has less than 8 electrons. ठीक है, और कॉल्ड हाइपोवेलेंट। क्या कहलाएंगे वो? हाइपोवेलेंट। अब इधर देखो, जैसे एग्जांपल, ये सब हाइपोवेलेंट, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे अभी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, और वो बताया था मैंने यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम सेकंड ए का था तो यहाँ 2 आएगा, इस थर्ड ए का था तो 3 आएगा, फोर्थ ए का है तो 4 आ गया, फिफ्थ ए का है तो 5th आ गया, सिक्स्थ का 6 आ गया, सेवंथ का 7th आ गया, और 8th का 8th आ गया। अब आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोरोन में? 3। ये 3 बना दिया करो ऐसे। आगे बोरोन कितने फ्लोरीन से जुड़ा है? 3 फ्लोरीन से। जब मैंने कहा था आपसे कि ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके पास भी काउंट होंगे, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो यानी कि इस बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हुए? 6। 8 है क्या? नहीं। तो 8 से कम है क्या? हाँ। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? हाइपोवेलेंट हो गया। कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? 1। क्यों? क्योंकि ये 8 करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के बोलते हैं अपन एक, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के क्या बोलते हैं? एक लोन पेयर। BeF2, बेरिलियम की बात करो, यहाँ कितना है? ये रहा 2। बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ, BeCl2 ले लेते हैं, तो BeCl2 बनाओ, एक ही बात है, अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए ना। ठीक, ये आपका Cl है। अब बताओ 2 हैं तो कितने हुए? तो 4 ही हुए टोटल। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही हुए, 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा। इसका मतलब बताओ क्या हुआ? 2 लोन पेयर लेगा, 2 लोन पेयर ले सकता है ये, ठीक है। और जो लोन पेयर लेता है वो लुईस एसिड होता है, तो इसका मतलब हाइपोवेलेंट जितने भी होंगे वो सब लुईस एसिड होंगे, क्योंकि वो सब लोन पेयर एक्सेप्ट करने की इच्छा रखेंगे। दोबारा बोलो, हाइपोवेलेंट जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? लुईस एसिड। दोबारा बोलो, हाइपोवेलेंट जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? लुईस एसिड। हाइपोवेलेंट जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? लुईस एसिड। क्लियर? अब देखो, बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो यानी एल्यूमिनियम में भी आपके कितने हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 आएंगे तो देखो काउंट करो, 2, 2, 4, 2, 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन,
इधर आओ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। इधर आओ, कितने होंगे? 6। इधर आओ, कितने होंगे? 6। इधर आओ, कितने होंगे? 4। ये सब हाइपोवैलेंट हैं। क्या है? हाइपोवैलेंट। ये LBr3 भी हाइपोवैलेंट है, ये भी आपका हाइपोवैलेंट है। लेकिन नोट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमें, LF3 इज नॉट hypovalent because it is ionic. दिख रहा है? ये सारे के सारे हाइपोवेलेंट हैं। एल्यूमिनियम के नीचे मैंने LBr3 Li3 भी ले लिया, लेकिन आप देखो मैंने BF3 बोरोन के साथ लिया था BF3, लेकिन L के साथ LF3 नहीं लिखा। तो आपको ये डाउट आएगा कि LF3 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि LF3 नहीं है हाइपोवेलेंट। अब आपको डाउट आएगा कि वो हाइपोवेलेंट क्यों नहीं है, तो उसका रीजन होता है कि वो आयोनिक होता है। अब ये मत पूछना कि आयोनिक क्यों होता है, क्योंकि ये मैं बताऊंगा फजान्स रूल आएगा जब, मेरी मजबूरी है, ठीक है? तो वहां आ जाएगा ये आयनिक कैसे होता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पूरी डिटेल है इसकी। अब आयनिक है ये समझ में आ गया, लेकिन आयनिक होने से हुआ क्या कि ये नहीं हुआ हाइपोवेलेंट। तो मैंने कहा ये आपका LF3 है। अगर आयनिक है तो ये L+3 और F- में रहेगा। ये LF3 है, ये किस में रहेगा? L+3 और F- में रहेगा। LF3 L+3 और F- में रहेगा। तो L+3 का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 और 2p6 होगा। यहां अगर F- की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p6 होगा। F- में 2p6 आ गया। तो अगर आप देखोगे 2s2 2p6 होगा, तो ये जो आउटर शेल है, इस आउटर शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो फिर ये लुईस एसिड नहीं हो सकता। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर ये लुईस एसिड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर सबको? क्लियर? तो ये हाइपोवेलेंट हो गया। अगला लिखो हाइपरवेलेंट। इसमें लिखो मॉलिक्यूल इन विच central atom has more than 8 electrons. Central atom has more than 8 electrons. Central atom has more than 8 electrons. ठीक है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल देखो, खूब सारे लिखते ही जाओ, ऐसे PCl5 आ जाएगा। अब देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 अगर हैं तो आप देख सकते हो 5 है तो यहाँ कितने होंगे? 5 बॉन्ड बना रहा है ये, तो कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 10। सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बताए थे मैंने, 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6
फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस थे, 6 ही बॉन्ड बना दिए, 12 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, 7 होते हैं आयोडीन में, 7 बॉन्ड कितने बना रहा है, 5। 1 2 3 4 5, 5 के तो 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए। आयोडीन 7 होते हैं, 7 ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। Cl में कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 3। 1 2 3, तो 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ज़ीनोन में कितने होते हैं, 8, तो 2 2 4 2 6 2 8। फ्लोरीन के कितने हुए, 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसमें भी 10 आ गए। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 4 फ्लोरीन बना रहे थे, 1 2 3 4, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो ये सब में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, देखो मैंने सारे मॉलिक्यूल बना के बता दिया आपको। तो ये सारे के सारे हाइपर वैलेंट होते हैं। क्या होते हैं, हाइपर वैलेंट। और हाइपर वैलेंट को हम बोलते हैं सुपर ऑक्टेट भी, ऑक्टेट से ज्यादा, सुपर ऑक्टेट, ऑक्टेट से ज्यादा सुपर ऑक्टेट। दोबारा बोलो, ऑक्टेट से ज्यादा सुपर ऑक्टेट। दोबारा बोलो, ऑक्टेट से ज्यादा सुपर ऑक्टेट। क्लियर सब, पक्का। ये हाइपोवैलेंट भी हो गया आपका, हाइपर भी हो गया, और हाइपो जितने भी होते हैं वो सब लुईस एसिड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।